ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने हिंदी विषय का चयन किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पे इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आधुनिक, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल से। तो सारे पॉइंट जो है इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों में पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है, अतः अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी के लिए दो अन्य नाम और कौन से हैं? कौशल और वैश्रवाणी। तो इस तरह से पॉइंट है और इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्यापति ने अवहट्ट को देशील बहना कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यापति ने अवहट्ट को क्या कहा है? तो देशील बहनिया कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है अवहट्ट, जो कि प्राचीन हिंदी की मुख्य रचनाएं। अवहट्ट की मुख्य रचनाएं कौन सी है? तो पहला क्या है? अब्दुल रहमान, जो कि अवहट्ट भाषा में है। अब्दुल रहमान की रचना क्या है? संदेश रासक। और कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट्ट भाषा में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कीर्तिलता कीर्तिपता का किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? तो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है, अवहट्ट में लिखी गई है। तो कीर्तिलता कीर्तिपता का वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, ये भी अवहट्ट में है। और युक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि व्याकरण ग्रंथ है और ये दामोदर पंडित की रचना है, अवहट्ट में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है अष्टचाप के कवियों ने अपनी रचना बस ब्रज भाषा में की है। अष्टचाप कवि कौन से हैं? जिसमें 8 कवि हैं और 4 कवि बल्लभाचार्य के हैं, 4 कवि विठलनाथ के हैं। तो अष्टचाप कवियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अष्टचाप पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, अगर आप वीडियो नहीं देख पाए तो देख सकते हैं। तो अब अष्टचाप कवियों ने अपनी रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में की है। क्वेश्चन नंबर 6 है मध्यकाल में सर्वप्रथम कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो मध्य भाग यानी रीतिकाल, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। तो उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो कृष्ण भक्त कवि जो थे, कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि थे, उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता और महाराष्ट्र में तुकाराम जो है ब्रजभाषा से संबंधित है। इनका संबंध किससे है? ब्रजभाषा से। ब्रज बोली क्या है? तो ब्रजभाषा मिश्रित बंगला भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9 है सूरदास ने, सूरदास की रचनाएं क्या है? देख लीजिए, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूरसागर किसकी रचना है? सूरसरावली किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसी तरह एक क्वेश्चन से कई तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रचना जो है इनकी सूरदास की रचना है, जो कि भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्णा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और अष्टचाप के कवि हैं। इनके गुरु का नाम भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम है बल्लभाचार्य। तो ये जो इनकी रचनाएं हैं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 10 है रसखान ने, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये दोनों रचनाएं किसकी है? तो रसखान की है। तो इनकी जो दोनों रचनाएं जो है किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 11 है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में की है। तो उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है और किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 12 है लगभग 700 वर्ष तक ब्रज भाषा काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्रज भाषा के प्रधान स्वरूप 3 है, क्या क्या? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। पूर्वी ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है क्या है? मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। पश्चिमी का जो है और पश्चिमी केंद्रीय ब्रज भाषा का क्षेत्र जो है क्या है? मथुरा, आगरा, बुंदेलशहर में बोली जाती है। और दक्षिणी ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है क्या है? भरतपुर, करौली, धौलपुर, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर। तो ये तीनों जो है क्षेत्र हैं
स्वरूप जो है ब्रजभाषा का प्रधान स्वरूप है पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, और तीनों का क्षेत्र क्या क्या है तो उस पर मैंने चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राहुल सांकृत्यायन ने ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ किससे माना है? सिद्ध साहित्य। आदिकालीन साहित्य जो है क्या? सिद्ध साहित्य। इसी से ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ माना है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, 8वीं शताब्दी में सिद्ध सरापा की भाषा में ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं। तो 8वीं शताब्दी में सिद्ध सरापा जो है, जिन्हें हिंदी के प्रथम कवि माना जाता है, तो उनकी भाषा में ब्रजभाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख लीजिए क्या है कि किसी चलती हुई परंपरा का विकसित रूप है। सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रौढ़ प्रयोग अपने काव्य में किया है। अचानक ही भाषा का इतना प्रौढ़ होना इस बात का संकेत करता है कि ब्रजभाषा का कोई रूप पहले से अवश्य रहा होगा, पहले ही वह मौखिक ही क्यों न हो। तो भले ही मौखिक क्यों न हो, तो इनका मानना है रामचंद्र शुक्ल का कि सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रौढ़ प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो अचानक से भाषा का इतना प्रौढ़ होना इस बात का संकेत करता है कि ब्रजभाषा का कोई रूप पहले से अवश्य रहा होगा, मतलब ब्रजभाषा का रूप जो है वो पहले से अवश्य रहा होगा, भले ही मौखिक रूप में रहा होगा लेकिन पहले से जरूर रहा होगा, अवश्य रहा होगा। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, खड़ी बोली को कौरवी, सर हिंदी, नागरी, हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। तो खड़ी बोली को ये सब भी कहा जाता है, कौरवी, सर हिंदी, नागरी और हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। इन्हें हिंद का तोता कहा जाता है, तोते हिंद भी कहा जाता है, और पहेलिये मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? दिल्ली और मेरठ के आसपास। क्वेश्चन नंबर 20 है, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना क्या है? चंद्रछंद बर्मन की रचना, जो कि गंग कवि की रचना है। चंद्रछंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गंग कवि की रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना क्या है? तो चंद्रछंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि की रचना है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया था? तो अल-बेरूनी ने किया है। अल-बेरूनी ने किया है। किसने? हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा है हिंदी नई चाल में ढली? किसने कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था, और इसके संपादक कौन थे? बेड़ी प्रसाद थे। तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादक प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1896 में हुआ था। इसके संपादक कौन थे? बेड़ी प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंसान अल्लाह खान, लल्लूलाल और सदन मिश्र ने खड़ी बोली पद्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खड़ी बोली गद्य में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंसान अल्लाह खान और लल्लूलाल सदन मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओम जय जगदीश हरे आरती है, और इसकी आरती किसने लिखी है? सदराराम फुलझड़ी ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतेंदु जी हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी के गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ने हिंदी के गंवारूपन को दूर किया। हिंदी के गंवारूपन को किसने दूर किया है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, संत लालदास का जन्म अलवर जिले के धौली धूप नामक गांव में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, संत लालदास को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक बार कष्ट सहने पड़े। क्वेश्चन नंबर 31 है, संत लाल का समाधि स्थल नगला भरतपुर माना जाता है। इनका समाधि स्थल क्या माना जाता है? तो नगला भरतपुर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संत लाल की रचनाएं क्या है? लालदास की चेतावनी,
लाल दास की चेतावनी नाम से संकलित की गई है। इनकी जो रचनाएं हैं लाल दास की चेतावनी नाम से संकलित की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संत लाल दास ने अलवर में लाल पंथ का प्रवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संत रज्जब। संत रज्जब जो थे दादू दयाल के प्रमुख शिष्य हैं। तो दादू दयाल के शिष्य कौन है? संत रज्जब, या संत रज्जब के गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रज्जब का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है। तो रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये देखिए पंक्ति किसकी है? तो पूछ लेते हैं पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? धुनि गर्भे उत्पन्नो दादो योगेंद्र महामुनि। तो ये रज्जब के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संत रज्जब ने सबंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया है। तो अपनी जो इनकी रचना है नाम से जो रचना की है सबंगी नाम से, रज्जब ने सबंगी नाम से रचना की है। इसमें इन्होंने अपनी और निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रज्जब ने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन किसमें किया है? अंगबधू नाम से किया है। तो दादू दयाल के गुरु थे किसके? रज्जब के। तो इनकी रचनाओं का संकलन किसमें किया है? अंगबधू नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेद सुवाड़ी कूप जल दुख सु प्राप्ति होय शब्द साखी सरवर सलील सुख पीव सब खोए। तो पंक्ति दे दी जाती है एग्जाम में, पूछा जाता है किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? तो रज्जब के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रज्जब ने रज्जब बाड़ी और सबंगी दो संकलन रचे हैं। तो दो संकलन रचे हैं किसने? रज्जब की दो संकलन कौन कौन से हैं? तो रज्जब बाड़ी और सबंगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, रज्जब ने आजीवन दूल्हे के वेश, ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे हैं और इन्हें आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो संत रज्जब जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, संतो मगन भया मन मेरा अहनिसी सदा एक रस लागा दिया दरीवे डेरा। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो रज्जब के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 43 है, धर्मदास ने कबीर बाड़ी को बीजक में संकलित किया है। तो कबीर की बाड़ी को बीजक में संकलित किसने किया है? तो धर्मदास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कबीर के उत्तराधिकारी धर्मदास थे। कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मदास थे। ये कबीर के क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। कबीर के शिष्य में क्या माने जाते थे? प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। तो धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीरदास। या कबीर के गुरु कौन है? धर्मदास। क्वेश्चन नंबर 45 है, धर्मदास बांधवगढ़ के रहने वाले बनिए जाति है। तो क्वेश्चन जाति भी पूछ ली जाती है। तो धर्मदास किस जाति के थे? बनिए जाति के थे। बनिया जाति के थे और कहाँ के रहने वाले थे? बांधवगढ़ के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, कबीरदास के शिष्य बन जाने के बाद धर्मदास ने अपनी अपार धन संपदा को क्या किया? लुटा दिया। जब ये कबीरदास के शिष्य बने थे कौन? धर्मदास। तो इन्होंने अपनी अपार धन संपदा को क्या किया? लुटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, धर्मदास की रचनाएं धनी धर्मदास की वाणी नाम से संकलित है। तो धर्मदास की जो रचनाएं हैं धनी धर्मदास की वाणी नाम से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, झरी लागे महलिया गगन गहराए मीतहु मड़ेया सुनी करी गेलो। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? धर्मदास के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बरनो मैं साहेब तुम्हारे चरणा संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरणा। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? धर्मदास के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, गुरु अर्जुन देव ने 6000 पद में गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इनके पद कितने संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में 6000 पद संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, गुरु अर्जुन देव ने सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। सुखमणि बाबन अखरी और 12 मासा इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, गुरुओं की वाणियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की वाणियों का संग्रह संपादन सन 1916 से 4 में गुरु अर्जुन ने किया। क्वेश्चन नंबर 54 है, गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया। ब्रज भाषा में मिश्रित पंजाबी में सरसगी पदों की रचना की है। किसने? गुरु अंगद ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु पद की प्रतिष्ठित की और दसम ग्रंथ की रचना की।
क्वेश्चन नंबर 56 है, गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र की रचना की। तो चंडी चरित्र की रचना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, शेख फरीद ने आदि ग्रंथ में 4 पद संकलित किए हैं। तो आदि ग्रंथ में 4 पद किसने संकलित किए हैं? शेख फरीद ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, सहजोबाई और दयाबाई संत चरणदास की क्या है? शिष्याएं हैं। तो चरणदास की शिष्याएं कौन है? सहजोबाई और दयाबाई। क्वेश्चन नंबर 59 है, सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की है और दयाबाई ने दयाबोध की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जयति राजेश्वरी जय जय परम परमेश। तो ये राधा कृष्णदास की द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 62 है, रहीमन बिलास जो कि राधा कृष्णदास की रचना है में रहीम दास की दोहो कुंडलियों छंद में प्रभाव विस्तार से किया गया है। दोहो कुंडलियों का छंद में भाव विस्तार किया गया है। तो रहीमन बिलास किसकी रचना है? राधा कृष्णदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक रचना की है। तो भारतेंदु युग और भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक रचना किसने की है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने की है। क्वेश्चन नंबर 64 है, राधा चरण गोस्वामी के पिता गुण मंजरी दास ने श्री युगल छद्म और रहस्य पद नामक भक्तिपरक रचना की है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ? काशी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार अंबिका दास की रचना है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियों छंद में भाव विस्तार किया है। अंबिका दास व्यास पीयूष प्रभास नामक पत्रिका के संपादक है। तो पीयूष प्रभाव नामक पत्रिका के संपादक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंबिका दत्त व्यास को पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्ति पर कविता वर्धनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि मिली। तो इनकी किस समस्या जो पूर्ति की है इन्होंने कविता वर्धनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि दी गई थी। कौन सी? पूरी अम्मी की कुटरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। इसीलिए इन्हें समस्या पूर्ति पर इन्हें कविता वर्धनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि दी गई थी। तो सुकवि की उपाधि किसे दी गई थी? कविता वर्धनी सभा द्वारा। तो अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा अपनी रचनाओं में उन्होंने शब्दों के स्थान पर उन्होंने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। तो अंबिका दत्त व्यास जो है उन्होंने शब्दों के स्थान पे उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंबिका दत्त व्यास ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया है। अतुकांत काव्य रचना पद्धति किसने अपनाकर नया प्रयोग किया है? तो अंबिका दत्त व्यास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अंबिका दत्त व्यास ने बंगला में दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया है। तो दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किसने किया है? तो अंबिका दत्त व्यास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अंबिका दत्त व्यास ने कंसवध जो कि प्रबंध काव्य है अपूर्ण को खड़ी बोली रचना में किए। कंसवध जो कि प्रबंध काव्य है अपूर्ण को खड़ी बोली रचना है। किसे? अंबिका दत्त व्यास ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं क्या क्या है? गद्य काव्य मीमांसा, शिवराज विजयम, आश्चर्य वृत्तांत, जटिल वणिक और भारत धर्म। तो ये किसकी रचनाएं हैं? अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास जो हैं ब्रजभाषा के कवि हैं थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है और इसे रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है। तो हिंदी में प्रथम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी में प्रथम से मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रहलाद चरित जो कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास की रचना है। यह नाटक 1874 में हरिश्चंद्र मैगजीन में छपा था और बाद में 1883 में पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ और इसमें तप्ता एवं संवरण की पौराणिक प्रेम कथा है। क्वेश्चन नंबर 77 है, रणधीर और प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचना है। यह सर्वप्रथम नाटक है इनकी और कब प्रकाशित हुई थी? 1877 में प्रकाशित हुई थी। यह अंग्रेजी नाटक रोमियो और जूलियट के अनुकरण पर लिखा
प्रतीत होता है। इस दुखांत नाटक में पाटन के राजकुमार और सूरत की राजकुमारी का काल्पनिक प्रेम कथा वर्णन किया गया है। किसमें? रणधीर और प्रेम मोहिनी, जो कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 78 है, वियोगी हरि ने चरखे की गूंज, चरखा स्रोत और असयोग वीणा शीर्षक में कविताएं की हैं। किसने? वियोगी हरि ने। क्वेश्चन नंबर 79 है, वियोगी हरि ने वीर सतसई पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला है। तो वीर सतसई पर इन्हें 1200 रुपये का पुरस्कार मिला था। किसे? वियोगी हरि को। क्वेश्चन नंबर 80 है, लक्षीराम ने मान सिंहाष्टक, प्रताप नारायण, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कलमानंद कल्पतरु नामक रचनाएं की है। किसने? लक्षीराम ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, फ्रेडरिक पिंकार्ट की बाल दीपक और विक्टोरिया चरित पुस्तक खड़विलास प्रेस बांकीपुर से छपी थी और वह बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कार्तिक प्रसाद खत्री ने मात्र 20 वर्ष की आयु में कलकत्ता में अनेक पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग किया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुड़ियाना में हुआ था, ग्राम में हुआ था, जिला रोहतक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है, बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की योजक कड़ी कौन माने जाते हैं? बाल मुकुंद गुप्त माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, बाल मुकुंद गुप्त 1886 में अखबारी चुनार के संपादक बने थे और इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ये इनके पत्र पत्रिकाएं हैं, हिंदुस्तान, हिंदू, बंगवासी और भारत मुकुंद। क्वेश्चन नंबर 86 है, बाल मुकुंद गुप्त ने मुंशी वजीर मोहम्मद से उर्दू लिखने का ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहारी सतसई की 85 टीकाएं रची गई हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखी गई थी। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहों पर सवैया छंद बनाया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारक क्या है? क्योंकि इसमें कल्पना की समाहार शक्ति है। तो बिहारी सतसई, जो कि बिहारी जी की रचना है, एकमात्र रचना है, इसमें कल्पना की समाहार शक्ति के कारण यही इसकी प्रसिद्धि का कारण है। क्वेश्चन नंबर 90 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की 5 प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी है? 5 कवित्त में कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश की टीका, लल्लू लाल की लालचंद्रिका और सरदार कवि की टीका, सुरती मिश्र की टीका। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की 5 प्रमुख टीका हैं। कौन कौन से? ये 5 टीका है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बिहारी सतसई की भूमिका रचना में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को क्या कहा? शक्कर की रोटी कहा। क्वेश्चन नंबर 92 है, डॉक्टर ग्रेसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। तो डॉक्टर ग्रेसन मानते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष ऐसी कोई रचना नहीं है, ऐसा डॉक्टर ग्रेसन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कविवर बिहारी नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 95 है, बिहारी विहार नाम से पंडित अंबिका दत्त व्यास ने रोला छंद में बिहारी की दोहों के भाव को प्रलवित किया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक पुस्तक लिखी है। तो बिहारी और देव नामक पुस्तक किसने लिखी है? लाला भगवान दीन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हिंदी साहित्य में देव बड़े और या बिहारी नाम से एक विवाद चला था। क्या? देव बड़े या बिहारी नाम से एक विवाद चला था। इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता कौन है? मिश्र बंधु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों को संस्कृत में अनुवाद किया है। तो बिहारी की दोहों को संस्कृत में अनुवाद किसने किया है? परमानंद ने किया है। किस नाम से? श्रृंगार सप्तशती नाम से। क्वेश्चन नंबर 100 है, माना जाता है कि बिहारी ने आचार्य केशव से काव्य दीक्षा ग्रहण की है। तो बिहारी जो है किसने से काव्य दीक्षा ग्रहण की है? केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की है इन्होंने, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, आनंदीलाल शर्मा जोशी ने बिहारी सतसई की फारसी टीका फिरंगे सतसई में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 102 है, मुंशी देवी प्रसाद ने उर्दू
उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किया है? क्वेश्चन नंबर 103 है, सूरदास एवं बिहारी दोनों ने ही नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया है। तो सूरदास और बिहारी दोनों ने नायिका के रूप में राधा का वर्णन किस में किया है? नायिका के रूप में किया है, परंतु सूरदास की राधा मूक एवं बिहारी की राधा जो है क्या है? वाचाल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 104 है, बिहारी के जन्म के बारे में प्रसिद्ध क्या है? देखिए, बिहारी के जन्म के बारे में क्या प्रसिद्ध है, देख लीजिए। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। तो इनके जन्म के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति है, तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, रीतिकालीन मनोवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व बिहारी के काव्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी को भागवी विभूति और बिहारी नामक पुस्तक लिखी है। बिहारी की भागवी विभूति और बिहारी नामक पुस्तक किसने लिखी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 107 है, द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में बिहारी के श्रृंगार रस के दोहों के बीच भक्ति और नीति का आ जाना ऐसा ही है जैसे ईख के गन्ने के बीच में काटा जाना है। तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना के क्या मानते हैं कि बिहारी के श्रृंगार रस के दोहों के बीच, श्रृंगार रस के दोहों में भक्ति और नीति का दोनों का आ जाना ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईख के गन्ने के बीच में गांठ का आ जाना। ऐसा कौन मानते हैं? द्वारिका प्रसाद सक्सेना मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहारी ससई में जयपुर नरेश जय सिंह की प्रशंसा के दोहे मिलते हैं। तो बिहारी ससई जो कि बिहारी जी की रचना है, तो इसमें जयपुर के नरेश कौन है? जय सिंह की प्रशंसा के दोहे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिहारी ससई श्रृंगार भक्ति और नीति के त्रिवेणी है। तो बिहारी ससई में श्रृंगार भक्ति और नीति तीनों हैं, तो इसीलिए इसे श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचनात्मक कृति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृत क्या है? बिहारी की भागवी भूति। क्वेश्चन नंबर 111 है, बिहारी ससई का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रजभाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिहारी दूरारूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। तो दूरारूढ़ कल्पना के कवि कौन माने जाते हैं? बिहारी। क्वेश्चन नंबर 113 है, रीतिकाल की बिहारी एकमात्र ग्रंथ बिहारी ससई की रचना कर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो रीतिकाल के जो कवि थे कौन? बिहारी एकमात्र ग्रंथ की रचना की थी, क्या इन्होंने? बिहारी ससई करके रचना करके इन्हें क्या हो गए? हिंदी साहित्य में अमर हो गए। क्वेश्चन नंबर 114 है, बिहारी ससई के अनुकरण पर सनिधि ने रतन हजारा की रचना की। क्वेश्चन नंबर 115 है, रामचरितमानस के एक प्रबंधात्मक महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है, जिसकी रचना चौपाई, दोहा, सोरठा शैली में हुई है और इसमें 7 खंडों में विभाजित है। कितने खंड है इसमें? 7 खंड है। रामचरितमानस क्वेश्चन नंबर 116 है, रामचरितमानस में कितने कांड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें 7 कांड है और 7 कांडों का क्रम आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्रम पूछ लिया जाता है। पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो ये क्रम आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 117 है, अरण्य कांड और लंका कांड में विवश रस का प्रयोग किया गया है। तो रामचरितमानस का जो अरण्य कांड है और लंका कांड है, इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? विवश रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुलसीदास की कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलिकाल का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो कलिकाल का वर्णन कि तुलसीदास की किस रचना में किया गया है? कवितावली और रामचरितमानस में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, रामचरितमानस में शांत रस की प्रधानता है। तो रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, रामचरितमानस में अनुप्रास अलंकार की अधिकता है। किस अलंकार की अधिकता है? अनुप्रास अलंकार की अधिकता है। 13 टोटल आपके 120 क्वेश्चन, जो कि हिंदी साहित्य की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक
लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।